नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पीक इंग्लिश विद हैरी में, या जहां पर आपको दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीक़ों से इंग्लिश बोलनी, पढ़नी, लिखनी और समझनी सिखाई जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो एक अंग्रेज़ी या इंग्लिश भाषा है वो ग्लोबल भाषा है। ग्लोबल मीन्स कि ये पूरे ग्लोब में, ग्लोब मतलब पूरी दुनिया में बोली जाती है। अगर हम ऐसा कहें कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लगभग सबसे ज़्यादा ये भाषा बोली जाती है पूरी दुनिया में। तो आप दुनिया में किसी भी इलाके में चले जाओ या किसी भी देश में चले जाओ, तो अगर आपको उस इलाके की, उस देश की भाषा नहीं भी आती, लगभग हमें आती ही नहीं होती वो भाषा, लेकिन हमें अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आती है, काम चलाऊ आती है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि काम चलाऊ मुझे आती है इंग्लिश। तो उस देश में घूमने में, सामान खरीदने में, रहने में, डीलिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लगभग हर देश में, हर इलाके में ऐसे काफ़ी लोग होते हैं दोस्तों, जिनको अंग्रेज़ी भाषा समझनी भी आती है, पढ़नी, लिखनी, बोलनी भी आती होती है। लगभग नहीं बोलनी आती तो समझ तो लेते ही हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंग्लिश भाषा के जो अल्फ़ाबेट है, जो इसके अक्षर होते हैं। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें टोटल 26 मतलब 26 अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं। अक्षर को हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। तो वो जो 26 अक्षर हैं वो कौन से हैं? ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी अप टू जेड। तो बाकी भाषा से इसमें थोड़ा सा फ़र्क है दोस्तों, कि इंग्लिश भाषा में जो इसके लेटर्स होते हैं वो दो तरह से लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स मीन्स जो कि अक्षर होते हैं हमारे, वो हमेशा, जब कैपिटल लेटर्स में हम इंग्लिश को लिखते हैं तो वह हमेशा बड़ी एबीसी में लिखी जाती है। और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं या स्मॉल केस होता है, उसमें जो भी हम इंग्लिश लिखेंगे वो छोटी एबीसी में लिखेंगे। और इंग्लिश में जो भी वाक्य होते हैं, जो भी सेंटेंसेस होते हैं, वो इन्हीं 26 अक्षरों से मिलकर बनते हैं। तो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में काफ़ी लोगों को तो क्लियर ही होगा दोस्तों इस बारे में। तो आगे बात करते हैं दोस्तों अंग्रेज़ी के ये जो 26 अक्षर होते हैं, जो 26 अक्षरों का अल्फ़ाबेट है, वो दो भागों में डिवाइड किया होता है, दो भागों में बटा होता है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स। बल्कि इसमें क्या, हर भाषा का जो अल्फ़ाबेट होता है वो दो भागों में बटा होता है, उसमें वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स। जैसे हिंदी में देखिए, हिंदी में भी सारे अक्षर दो तरह के होते हैं। पहला व्यंजन भाव आम अक्षर, जैसे स, ब, प, न, ल इत्यादि। और दूसरे किस्म के जो होते हैं वो होता है स्वर, मतलब मात्रा, जैसे ई, उ, ए आदि। वैसे ही अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो दो तरह के होते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवल। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट का मतलब है आम अक्षर, जो किसी भी शब्द में यूज़ किए जाते हैं, जैसे बी, सी, डी, एन, एम, पी। कॉन्सोनेंट का मतलब है जैसे हिंदी के व्यंजन। कॉन्सोनेंट जो है इंग्लिश में वो बिल्कुल हिंदी के व्यंजन की तरह यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। और जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स हमेशा मात्रा के लिए यूज़ किए जाते हैं। वॉवल्स के बिना किसी भी अक्षर का, किसी भी शब्द का साउंड पूरा नहीं हो सकता दोस्तों। अंग्रेजी भाषा में मुख्य तौर पर 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल का मतलब है स्वर। हिंदी में जो स्वर है ये वॉवल उसी तरह होता है। सो कॉन्सोनेंट हो गए आम अक्षर, व्यंजन, और जो वॉवल वो हो गए स्वर, ध्वनियाँ, या कह लीजिए आप मात्रा के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे देखते हैं कि इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, या कह लो इंग्लिश भाषा का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सबसे पहले देखिए, लेटर मतलब अक्षर, अ सिंगल कैरेक्टर और सिंगल लेटर, सपोज एस। उसके बाद दूसरी इकाई जो आ गई वो आ गया वर्ड, मतलब शब्द, ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, फॉर एग्जांपल शुगर। अगले नंबर पर आता है दोस्तों सेंटेंस, वाक्य, ग्रुप और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, जिसमें कुछ या दो से ज़्यादा शब्द मिले हुए हों। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू बाई शुगर, इसमें काफ़ी सारे शब्द हैं, तो ये सेंटेंस मतलब वाक्य बन गया। तो जो अगली बड़ी इकाई है वो है पैराग्राफ, पैरा, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे दोस्तों। तो लेटर, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ, ये 4 चीज़ें जो हमारे याद रखने की है।
तो आगे बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की सबसे बेसिक इकाई, जो सेंटेंसेस की सबसे बेसिक इकाई होती है, या किसी शब्द की सबसे छोटी इकाई, या कह लीजिए शब्द की जो बेसिक इकाई है वो क्या है, सिलेबल। जैसा स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। तो ये इंग्लिश भाषा की किसी भी शब्द की बेसिक यूनिट होती है। तो सिलेबल होता क्या है, सिलेबल इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बोलते हम कैसे हैं, सिलेबल बोलेंगे हम। तो अगर हम सिलेबल की जो परिभाषा है वो देखें तो कैसे लिखेंगे हम, या कैसे इसको कह सकते हैं, अ वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड विच हैज़ वन वोवल साउंड। मतलब कोई शब्द या शब्द का कोई हिस्सा जिसमें एक वावल हो, ना तो एक से कम हो ना एक से ज़्यादा हो, एक वावल हो, तो वो वावल जो साउंड पैदा करता है उस साउंड से वो जो पूरा वो सिलेबल बनता है एक। तो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। इंग्लिश का वर्ड है MAT, मैट। इसमें एक सिलेबल है जो ए से बना है क्योंकि ए वॉवल है। तो एक और शब्द है मैट्रेस, MATTRESS। तो इसमें दो सिलेबल है, मैट MATT और RESS। मैट एक सिलेबल हो गया और रेस दूसरा सिलेबल हो गया। मैट में ए से बना है और जो रेस है उसमें ई जो वॉवल है उससे वो जो सिलेबल बना है वो है रेस। तो मैट रेस में दो सिलेबल हो। तो अगर इसे हम इस मैट रेस वर्ड को हम हिंदी में देखें तो मैट एक सिलेबल बन जाएगा हिंदी में भी, क्योंकि इसमें एक मात्रा आ गई, और रेस जो है वो दूसरा सिलेबल बन जाएगा क्योंकि इसमें भी जो ए की मात्रा है वो आ गई। तो हिंदी में भी देखेंगे मैट रेस में दो सिलेबल हैं, मैट और रेस, जो ए की मात्रा से बने हैं दोनों। तो आगे एक और वर्ड देखते हैं हम इंग्लिश का, बेसिक, BASIC। इसमें दो सिलेबल है, बे और सिक। बे बना है BA से जिसमें ए वॉवल है, और सिक बना है SIC जिसमें आई वॉवल है। तो आई वॉवल साउंड से जो सिक है वो सिलेबल बना है। हिंदी में भी देखें तो बेसिक, दो इसमें जो सिलेबल है वो होंगे। इनके सिलेबल्स के बारे में हम दोस्तों एक डिटेल में वीडियो देखेंगे, तो वो मेरी आने वाली वीडियो में आप लोग देखोगे। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा के अगर हम वर्ड ऑर्डर, मतलब सेंटेंस के जो अंदर वर्ड्स होते हैं उसके एक ऑर्डर तरतीब की बात करें तो उसमें तीन मुख्य भाग होते हैं। वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेंटेंस के तीन भाग हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के ही नहीं, हिंदी के भी, पंजाबी के भी, उर्दू के भी, कोई भी भाषा ले लीजिए दुनिया में, उसमें तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों का यूज़ हर सेंटेंस में होता है। तो अगर हम बात करें हिंदी भाषा की तो इसमें ये जो ऑर्डर होता है जो हमने अभी देखा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑर्डर क्या होता है, SOV, SOV। हिंदी के हर वाक्य में सबसे पहले एस आता है मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद ओ आता है मतलब ऑब्जेक्ट, और अंत में वी आता है उसका मतलब होता है वर्ब। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो जो इंग्लिश भाषा का ऑर्डर है वो होता है SVO। इंग्लिश भाषा के हर सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर वर्ब आता है, और अंत में तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में हुआ हमारा सोव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो जब इसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, आइए इनके बारे में देखते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो होता है द पर्सन डूइंग द एक्शन, कोई व्यक्ति जो काम करता है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करता है, या वो व्यक्ति जिसके द्वारा वो काम किया गया है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, या कोई जीव हो सकता है। तो दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारी वर्ब, एक्शन बीइंग डन इन द सेंटेंस, क्रिया या काम जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया, मतलब पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो काम को करता है उसके द्वारा जो भी काम किया गया, जो क्रिया की गई, उसको हम वर्ब बोलेंगे। और तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारी ऑब्जेक्ट, द थिंग ऑन विच द एक्शन इज डन, वो चीज जिसके ऊपर वो काम हुआ है, चीज या व्यक्ति जिसके ऊपर क्रिया या काम मतलब वर्ब किया गया है।
वो ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई जीव हो सकता है। सो काम को करने वाला सब्जेक्ट हो गया, जो काम वो करता है तो वो वर्ब हो गई, और जिस पर वो काम किया जाता है तो वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम एक उदाहरण के ज़रिए समझते हैं दोस्तों। तो हिंदी में अगर हम लिखें राहुल ने फिल्म देखी, तो इसमें जो राहुल है वो क्या हो गया सब्जेक्ट, फिल्म क्या हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, और देखी क्या हो गया वर्ब। क्योंकि इसमें जो काम को करने वाला है वो राहुल है तो वो सब्जेक्ट हो गया। तो उसने काम किया क्या, देखना, देखा, देखी मतलब, तो ये हो गया वर्ब देखना। और किस पर वो काम किया, क्या देखा, देखने की ये जो क्रिया किस पर हुई, फिल्म पर, तो फिल्म क्या हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। जो हमारा राहुल है वो सब्जेक्ट, फिल्म है ऑब्जेक्ट, और देखी क्या हो गया हमारा वर्ब। तो अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें हम तो होगा राहुल वॉच्ड द फिल्म। तो राहुल क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, वॉच्ड क्या हो गया वर्ब, तो फिल्म क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया हमारा वॉच्ड, तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया फिल्म। इसको एक डायग्राम के जरिए देखते हैं हम दोस्तों। तो देखिए ऊपर मैंने 3 डब्बे बनाए हैं, एक सब्जेक्ट का है, एक ऑब्जेक्ट का है, एक वर्ब का है। तो पहले डब्बे में मैंने लिखा है राहुल, तो दूसरे डब्बे में मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट वाले में फिल्म, और तीसरे वर्ब वाले में मैंने लिखा है, और नीचे मैंने 3 डब्बे बनाए हैं सब्जेक्ट का, दूसरा वर्ब का, और तीसरा ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी वाले 3 डब्बे SOV के ऑर्डर में हैं, और इंग्लिश वाले जो 3 डब्बे हैं वो SVO के ऑर्डर में, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं ये SOV से SVO हो जाता है। आइए डिटेल में देखते हैं। तो पहले देखिए हिंदी में हम देखिए राहुल, तो जब ये हमारा गया इंग्लिश में तो राहुल पहले नंबर पर ही रहेगा, पहले डब्बे में ही आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा उसी जगह पर रहता है। तो जो दूसरी चीज़ है हमारी फिल्म, वो जब हिंदी में दूसरे डब्बे में थी तो इंग्लिश में कहाँ चली गई, तीसरे डब्बे में। तीसरे डब्बे में क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। और जो हिंदी में हमारा वी वाला डब्बा है वर्ब, जिसमें आ गया हमारा देखी, तो वो कहाँ चला गया इंग्लिश में दूसरे वाले डब्बे में, दूसरे स्थान पर, वो क्या हो गया वर्ब। तो इस डायग्राम के ज़रिए आपको मैंने तीर भी लगा रखे हैं यहाँ कि ये वाले डब्बे का जो अक्षर है वो किस डब्बे में जाएंगे, ये वाले डब्बे के अक्षर किस डब्बे में जाएंगे। तो इस डायग्राम से आपको काफ़ी हद तक अगर एनालाइज करो आप ध्यान से तो देख पाओगे कि राहुल ने फिल्म देखी, राहुल सब्जेक्ट हो गया, तो फिल्म ऑब्जेक्ट हो गई, और तीसरे डब्बे में देखी लिखा है तो वो वर्ब हो गई। जब इसको हमने ट्रांसलेट किया तो राहुल वॉच्ड द फिल्म हो गया, सब्जेक्ट राहुल हो गया, वॉच्ड दूसरे नंबर पर आ गया, वर्ब हो गया, और द फिल्म हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट हमेशा आप ट्रांसलेट करोगे, अगर आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो भी सब्जेक्ट अपने पहले नंबर पर ही रहेगा दोस्तों। तो जब हमें ट्रांसलेट करना हो तो SOV के ऑर्डर से हम SOV में चलेंगे दोस्तों। अगर SVO में है हमारे पास, इंग्लिश में है, अगर उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है राहुल, तो वो पहले नंबर पर ही आ जाएगा। तो जो हमारा दूसरे नंबर पर वो वर्ब होगा इंग्लिश में, तो वो तीसरे नंबर पर हिंदी में चला जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो इंग्लिश में हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो वो हिंदी में हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का, इसको थोड़ा और एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो पहली एग्जांपल उसमें देखिए संजीव कुर्सी के ऊपर बैठा है। इसमें संजीव सब्जेक्ट है, कुर्सी ऑब्जेक्ट है, और जो बैठना है वो वर्ब है। तो इसको अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा संजीव इज सिटिंग ऑन द चेयर। संजीव सब्जेक्ट, सिटिंग वर्ब, और चेयर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और इसके बाद देखिए जो दूसरी हमारी एग्जांपल है उसमें देखिए राम कार चला रहा है। तो इसमें होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये SOV हो जाएगा हमारा SVO। तो इसमें देखिए राम इज ड्राइविंग द कार, जो राम है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जो ड्राइविंग है वो हमारा वर्ब हो गया, और जो कार है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि इसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो ये SVO हो गया, तो अगर इसको हम हिंदी में ही देखेंगे तो ये SOV होगा। और आगे देखिए सुमन ने गाना गाया। सुमन सब्जेक्ट है जो पहले आ गया, फिर गाना ऑब्जेक्ट है जो बीच में आ गया, और गाया जो वर्ब है, जो काम हो रहा है, वो आ गया
एंड में, मतलब तीसरे नंबर पर। ये तो SOV हो गया। और इसको अगर इंग्लिश में देखें हम तो ये हो जाएगा सुमन सैंग अ सॉन्ग। सुमन सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरे नंबर पर सैंग वर्ब, और तीसरे नंबर पर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट SVO। और आखिर में देखिए अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। और इसको अगर इंग्लिश में हम देखें तो ये हो जाएगा द टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स। द टीचर सब्जेक्ट पहले नंबर पर, और जो हमारा पढ़ाएगा था जो यहाँ इंग्लिश में हमारा दूसरे नंबर पर आ गया, विल टीच द स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पर था बच्चे हमारा हिंदी में, तो यहाँ इंग्लिश में हमारा तीसरे नंबर पर चला गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि SOV की जो फॉर्म है हिंदी में वो इंग्लिश में हमारी SVO हो जाती है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको थोड़ा और समझने के लिए आगे देखते हैं। एक और सेंटेंस है, बिल्ली दूध पी रही है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। और ये जब हम इसको इंग्लिश में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। और आगे देखिए कार ने कुत्ते को कुचल दिया। तो इसमें कार सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा कुत्ता हो गया, और कुचल दिया वर्ब हो गया। तो इसको जब हम इंग्लिश में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा द कार क्रश्ड द डॉग, SVO। द कार सब्जेक्ट, क्रश्ड वर्ब जो दूसरे नंबर पर आ गया, और उसके बाद हमारा हो गया द डॉग ऑब्जेक्ट जो तीसरे नंबर पर आ गया। और दोस्तों आम जिंदगी हम ये भी देखते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तीनों चीज़ें नहीं होती। उनमें या तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, या कई बार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब नहीं होती। जैसे आमतौर पर सेंटेंस कैसे देखे जाते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है बल्कि ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऐसे सेंटेंस जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हवा चल रही है। हवा हो गया सब्जेक्ट जो काम कर रही है, क्या काम कर रही है वो, चलने का, वो क्या हो गया हमारा वर्ब। हवा सब्जेक्ट, चल रही हो गया वर्ब। तो जब हम उसको इंग्लिश में ले जाएंगे तो वो बन जाएगा द विंड इज ब्लोइंग। यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हवा का इसमें सेंटेंस में दिया नहीं गया कि हवा किधर को चल रही है, कौन सी डायरेक्शन को चल रही है, कितनी चल रही है, किस पे चल रही है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। और आगे देखिए समय, समय बीत जाएगा। इसमें समय क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बीतना क्या हो गया, वर्ब। तो इसमें भी नहीं बताया गया कि समय कैसे बीतेगा, कब बीतेगा, किसके ऊपर बीतेगा, या कैसा वाला बीतने वाला है। तो इसमें हमारा हो जाएगा द टाइम विल पास। द टाइम सब्जेक्ट और पास हो गया हमारा वर्ब। इसमें भी SV था और इसमें भी SV हो गया। इन दोनों आखिर के सेंटेंसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। और अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कुछ ऐसे सेंटेंसेस की मैंने उदाहरण लिए है जिनमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है और उनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, या कुछ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनमें वर्ब नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए ही इज सिंगिंग, इसमें सब्जेक्ट ही है और सिंगिंग हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। दीपक इज वॉकिंग, दीपक सब्जेक्ट हो गया हमारा, वॉकिंग वर्ब हो गया। बताया नहीं गया है इस सेंटेंस में कि दीपक कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस चीज़ पर चल रहा है, या सड़क पर चल रहा है या कमरे में चल रहा है, कुछ भी। तो यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब है, इनमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आगे आ गया हमारा आई हैव अ कार, इसमें सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, इसमें वर्ब नहीं है। और आगे हो गया हमारा दिस इज अ पेन, इसमें ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ना इसमें सब्जेक्ट है और ना ही इसमें हमारे पास वर्ब है। पेन को वैसे हम इस चीज़ को ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और इस चीज़ को सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये थोड़ा गहराई का एक मैटर है दोस्तों, कॉन्सेप्ट है जिसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल इसमें हम समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे रोहित इज स्टडिंग, रोहित पढ़ रहा है, रोहित सब्जेक्ट, स्टडिंग वर्ब। टीना क्राइड, टीना चीखी, टीना रोई, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब। और आखिर में आ गया हमारा ज्योति फेल, ज्योति सब्जेक्ट हो गया हमारा और फेल क्या हो गया हमारा वर्ब, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो इन एग्जाम्पल से थोड़ा आपको और क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या क्या जगह रखते हैं इंग्लिश के जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। तो आइए समझने के लिए, थोड़ा और क्लियर करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। तो जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हम दिल्ली गए, वी वेंट टू दिल्ली। कुत्ता बच्चों के ऊपर भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग एट द चिल्ड्रन। सोनू स्कूल जाएगा, सोनू विल गो टू स्कूल।
उसने शीशा तोड़ा या उसने शीशा तोड़ दिया। ही ब्रोक द ग्लास। पापा आज आएंगे। पापा विल कम टुडे। मैं कविता लिखी या मैंने कविता लिखी। आई रोट अ पोम। और आगे देखिए, अमन ने खाना बनाया। अमन कुक्ड द फूड। तो ये सेंटेंस दोस्तों आपको ये एग्जांपल्स देने का एक मकसद था कि इनमें मैंने आपको बताया नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है। इन सेंटेंसेस को थोड़ा आप खुद एनालाइज कीजिएगा और आप खुद ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि इनमें कौन सा वाला सब्जेक्ट है, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है और कौन सा वाला वर्ब है। हिंदी में भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कहाँ कहाँ प्लेस हुए हैं, और इंग्लिश में भी आप खुद समझने की कोशिश कीजिएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन कौन सी पहली, दूसरी या तीसरी कौन सी जगह पे ये लगाए गए हैं। तो उनमें आप खुद ढूंढिएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। तो फ्रेंड्स, अब तक आपको ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन सब का काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम संक्षेप करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए एक बस आखिर में एक डायग्राम देखते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे ऊपर हॉरिजॉन्टली देखते हैं हम, मैंने 3 डब्बे ऊपर बनाए हुए हैं, उनमें लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उनके नीचे 3 डब्बे देखिए, सब्जेक्ट के नीचे है पर्सन डूइंग द एक्शन, जो इंसान काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब के नीचे देखिए द एक्शन डन, जो काम हुआ है या जो काम हो रहा है वो हमारा वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट के नीचे देखिए द थिंग दैट हैज समथिंग डन ऑन इट, और द थिंग ऑन विच द एक्शन हैज बीन डन, द थिंग ऑन विच द एक्शन इज डन। कुछ भी कह सकते हैं इसे आप कि वो चीज़ जिसके ऊपर वो एक्शन हुआ है वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आगे देखिए हॉरिजॉन्टली, फिर देखते हैं तीनों डब्बों को। सब्जेक्ट के नीचे है तीसरी लाइन में एक्टर, मतलब काम करने वाला, वो एक्टर हो गया सब्जेक्ट। और वर्ब हो गया हमारा एक्शन, एक्टर ने जो काम किया, जो एक्शन किया वो हो गया वर्ब। और उसके बाद हो गया हमारा ऑब्जेक्ट के नीचे तीसरी लाइन में देखिए है हमारा थिंग एक्टेड ऑन, जिस चीज़ के ऊपर वो काम हुआ है वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और नीचे एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, सीमा लाइक्स कुकिंग। सीमा हो गया हमारा सब्जेक्ट, लाइक्स हो गया हमारा वर्ब और कुकिंग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि सीमा इसमें मेन पात्र है जिसने काम किया, सब्जेक्ट। और क्या काम किया उसने, पसंद करने का, वो क्या हो गया वर्ब। और क्या पसंद करने का काम किया, पसंद किसके ऊपर आई या पसंद क्या चीज़ हुई, वो हो गया कुकिंग। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो में दी गई जानकारी आपको बढ़िया लगी हो और वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस जैसी वीडियोस जानकारी वाली आपको आगे भी मिलती रहें। नमस्कार, हमेशा हंसते रहिए।